हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने छोटे से यूट्यूब परिवार में आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीएसटीसी रीजनिंग सिलेबस 2026 को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो है अब विषयवार सिलेबस और टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसी के साथ पहला वीडियो हमारा रहने वाला है रीजनिंग के सिलेबस को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम है ना, वो जो है मई में डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो आपको मई को मान के तैयारी करनी है। और इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो वो आएंगे 200 और नंबर कितने होंगे तो 600 और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। समय मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और इसके साथ में इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है तो आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको 200 में से 200 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने हैं। फिर हम बात करें कि इसमें से रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि हर विषय अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से रीजनिंग के जो है वो 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर की रीजनिंग होती है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होता है। मैंने बता रखा है होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं और किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ना है, ताकि हम स्कोर जो है वो आसानी से 150 में से 140 प्लस आसानी से स्कोर जो है वो कर सकें। क्योंकि मैंने रीजनिंग में 141 स्कोर किया था 150 में। तो मैं अपने रणनीति के अनुसार आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से टॉपिक जो है वो ज़्यादा पढ़े और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि आराम से जो मेरी इक्वल आपके नंबर आ सके और मुझसे ज़्यादा भी आप लेके आओ, ठीक है। चलिए, तो जब हमारा नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में हमें रीजनिंग के नाम पे सिर्फ ये 6 टॉपिक दिए होते हैं कि आपको इन 6 टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है कि रीजनिंग। अब ये रीजनिंग दे दिया यानी कि तार्किक योग्यता। इसमें आपकी कंप्लीट रीजनिंग आ गई, चाहे वो दिशा हो, चाहे वो क्रम परीक्षण हो, श्रृंखला हो, और चाहे रक्त संबंध हो, चाहे सादृश्यता हो। ये नीचे दे दी के इनके तो अलग नाम। उसके बाद में घन घना, घड़ी, पासा, कैलेंडर, जो भी सारे रीजनिंग में टॉपिक है वो सब इसमें अंतर्निहित कर दिए हैं। इसलिए एक नाम दे दिया रीजनिंग, तार्किक योग्यता। यानी आपके मस्तिष्क में जो चिंतन के आधार पर जो प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्न को इन्होंने तार्किक योग्यता नाम दिया था। फिर नंबर नेक्स्ट इसमें देख रहा है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब सादृश्यता। जैसे आपको 4 वस्तुएं दे देगा कि अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो जापान की राजधानी कौन होगी। इसके साथ में अगर गाय का संबंध जो है वो बछड़े से है तो शेरनी का संबंध किससे होगा। इस प्रकार अलग अलग दे सकते हैं। और सदस्यता में आपको हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी भी सब्जेक्ट में से आपको सदस्यता के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर नंबर 3 दे रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदीकरण। इसका मतलब हो गया वर्गीकरण, यानी कि बेमेल को अलग करना। जैसे कि 4 शब्द दे देगा आपको। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि जैसे एक दे देगा कुत्ता, गाय, भैंस और एक दे देगा लोमड़ी। तो इनमें से अलग कौन सा, तो आप डेफिनेटली पहचान सकते हो कि लोमड़ी लगे, क्योंकि लोमड़ी जो वो जंगल में रहती है, बाकी 3 जो है वो पालतू पशु घर में रहते हैं। इसी के साथ इसमें भी आपको कोई से भी टॉपिक में से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में से। फिर नंबर 4 होती है रिलेशनशिप, यानी संबंधता। जैसे हम ब्लड रिलेशन भी कह सकते हैं, रक्त संबंध एक तरह से। इसमें पूछे जाते हैं कि उसके पिता का, भाई का बेटा का पिता तुम्हारे क्या लगता है, या फिर राधा की बहन की पुत्री का दादा आपके क्या लगता है, इस प्रकार से, ठीक है। फिर नंबर 5 आता है कि एनालिसिस, यानी विश्लेषण। आपको जो भी प्रश्न होते हैं उनका मतलब विश्लेषण एक तरह से टॉपिक है जो आप बुक वगैरह में देख लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है, अच्छा है। फिर नंबर 6 आता है लॉजिकल थिंकिंग, यानी तार्किक चिंतन। ये भी आपको सेम इसी के आधार पर दिया हुआ है, लॉजिकल चिंतन, कि आपको अपने मस्तिष्क के आधार पर जो चिंतन होता है उस चिंतन के अनुसार आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ये तो सिलेबस में दिए रखे होते हैं ये 6 टॉपिक। तो लेकिन अब हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं रीजनिंग में, जिनको पढ़कर हम आराम से 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यानी कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से पढ़े और ज़्यादा टाइम दिया रीजनिंग में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लिखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रीजनिंग में, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये वो टॉपिक है, यानी ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको ज़्यादा प्रश्न पुटअप होंगे और आपको इनको ज़्यादा टाइम देना है, जिसके आधार पे आप
140 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो। तो इनमें से पहला टॉपिक होता है आपका अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें से अंग्रेजी के शब्द दिए जाते हैं, जैसे ABC, दूसरा शब्द DEF, तीसरा FGH। तो चौथा शब्द कौन सा आएगा? यह अंग्रेजी में कोई नाम दे देगा कि अव्यवस्थित नाम दे देगा, जैसे कि कोई नाम है, जैसे मेरा नाम ले लो, जैसे देव है तो इसको दे देगा EVD, यानी इसको एक परफेक्ट नाम बनाना। तो आपको क्रम से जमा के एक नाम बना देता है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला से जितने भी संबंधित प्रश्न होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक होता है, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर नंबर नेक्स्ट होता है सांकेतिक भाषा। ये भी बहुत ईजी टॉपिक है, यानी संकेतों के माध्यम से जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं कि राधा की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा कि वो उसका भाई है या वो उसकी बहन है, तो वो मोहन से कैसे संबंधित है, यानी एक प्रकार से रक्त संबंध का जो प्रश्न है वो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर नंबर 3 सादृश्यता, जो मैंने पिछले में बता दिया, एनालॉजी, वही 4-5 शब्द दे देते हैं और समानता बतानी होती है। उसके बाद में श्रृंखला यानी सीरीज में जैसे कि आपको दे दिया 2, 4, 6, 8, तो अब अगला पद कौन सा आएगा, या क्वेश्चन मार्क दे देंगे। बहुत ईजी सवाल आते हैं, या फिर 2 का वर्ग भी दे सकते हैं, यानी 4 का वर्ग दे देंगे 16, 36, तो यहाँ पे 8 का वर्ग कौन सा आएगा। इस प्रकार से सीरीज में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यूब भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं सीरीज में। उसके बाद में वर्गीकरण वही बेमेल छांटना, जैसे कि 4 शब्द दे देंगे। मैंने बताया था कि पालतू जानवर अलग, जंगल के जानवर अलग, किसी भी सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पुटअप हो सकते हैं। उसके बाद में दिशा, अब दिशा भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सिंपल है। जैसे कि राम उत्तर की ओर जा रहा था, फिर 5 मीटर चलने के बाद में पूर्व की ओर चला गया, फिर 2 मीटर चलने के बाद में दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर 180 डिग्री घूम गया, तो अब उसका मुख जो है वो किस दिशा में। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो दिशा में पूछे जाते हैं और 100% ये सही प्रश्न हो जाते हैं, गलत नहीं होते, चांसेस कम रहते हैं गलत होने के। उसके बाद में रक्त संबंध, जो मैंने बता दिया था कि राधा के भाई का बेटा जो आपका भाई है वो आप राधा का आपसे क्या संबंध रखती है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके बाद में बैठक व्यवस्था, जैसे कि सीता दाई बेटी है गीता की, यानी सीता यहाँ बेटी है, गीता यहाँ बेटी है, मोहन यहाँ बेटा है। उसके बाद मोहन के भाई राम बेटा है, तो मोहन और सीता के दाएं कौन बेटा या फिर बाएं कौन बेटा, इस प्रकार से बैठक व्यवस्था पूछ ली जाती है। उसके बाद में पूछी जाती है घड़ी में से आपके मतलब कोई ट्रेन है 10:30 बजे जाती है, मोहन उस स्टेशन पे 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो ट्रेन का एग्जैक्ट टाइम क्या था। इस प्रकार से घड़ी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में कैलेंडर में आपसे पूछे जाते हैं कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, सप्ताह का कौन सा दिन है वो ये नहीं हो सकता, 22 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था, या फिर 22 फरवरी 2027 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो कैलेंडर में पूछे जाते हैं और बहुत ही लेवल का टॉपिक है। इसमें फॉर्मूले बहुत होते हैं, आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं। उसके बाद में वेन आरेख, और वेन आरेख में जैसे आपको पूछ लेते हैं कि जैसे कुछ आम केले, जैसे कुछ आम है वो केले हैं और सभी आम और केले जो वो संतरा है, ये तो अब आपको कथन दे रखे होते हैं कि कोई आम संतरा नहीं है, कोई आम ये नहीं है, तो आपको वेन आरेख में देखने के बाद में जो है वो बताने होते हैं। एक तरह से कथन और निष्कर्ष वाले सवाल भी वेन आरेख में ही अंतर्निहित होते हैं। ठीक है, ये आ गया, ये दोनों एक ही है। उसके बाद में पासा जैसे कि ऐसे पासा दे देते हैं आपको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अब ये कौन सी सतह नहीं हो सकती, कौन सी सतह हो सकती, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पासे में पूछे जाते हैं और बहुत ईजी टॉपिक होता है पासा। उसके बाद में घनघराव, हाँ ये थोड़ा लेवल का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि यार ये मुझे भी समझ में नहीं आया था, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन हाँ इसके 1-2 सवाल ही समझ में आया था, बाकी पूरा टॉपिक समझ में नहीं आया था। मैं तो हकीकत कहता हूँ जो होता है वही। ठीक है, और उसके बाद में दर्पण व जल प्रतिबिंब, ये बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आराम से आ जाता है। जैसे कि कोई नाम दे दिया ACDE, अब इसको यहाँ पे दर्पण लगा दिया, तो अब ये इस साइड में कैसा दिखेगा, या फिर यहाँ पे जल है तो अब ये यहाँ पे कैसा दिखेगा, यानी इसका जो है वो दर्पण में जल प्रतिबिंब पूछ लेते हैं। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक है। तो कुल मिला के ये 14-15 टॉपिक है, ये रीजनिंग में आपको 100% जो है वो सिलेक्शन दिला देंगे, क्योंकि ये मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम है वो इन्हीं टॉपिक्स को देना है, ठीक है, रीजनिंग में। और उसके अलावा भी 1-2 छोटे बड़े टॉपिक होंगे तो उसको आप नॉर्मली देख लेना, बाकी इनको तो आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे बाहर जो है वो आपको क्वेश्चन जाने ही नहीं वाला है। क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन आएंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इनमें से पुटअप होंगे। लगभग मान के चलो 40 या 45 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिकों में से पुटअप होंगे। बाकी आसपास के
जो भी 3-4 टॉपिक बचते हैं वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये था रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। अगर इसके बाद भी आपको रीजनिंग में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा, या फिर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जो है वो दे दूँगा। तो इसी के साथ में आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रियाएं वो कमेंट में दें, और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास में शेयर करें जो रीजनिंग की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था 2025 में, या फिर जो अब तैयारी कर रहे हो रीजनिंग के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, तो आपको ये वीडियो उन सभी तक पहुंचाना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटे भाई को सपोर्ट करें और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं आया हूँ वहाँ तक मैं आपको डेफिनेटली लेकर जाऊँगा। तो चलिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, जय हिंद।